सीमा विश्वेश्वरैया जो कर रहे हैं वो अवसरवाद है कि आप जो है केवल खुले और कानूनी काम पे जोर दे रहे हैं। कैडरों को जो है क्रांतिकारी आंदोलन में नहीं भेजना चाहते हैं। कैडरों को जो है केवल कानूनी संघर्षों में फंसा के रखना चाहते हैं। संविधान के दायरे में सोच रहे हैं और पोस्ट मॉडर्निस्ट ढंग से सोच रहे हैं। जाति को लेकर इनका पोस्ट मॉडर्निस्ट विचार है। ये बहुत खतर आज के दौर में पोस्ट मॉडर्निज्म शासक वर्ग का इतना बड़ा हथियार है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो काम वो गोली से नहीं करता वो पोस्ट मॉडर्निस्ट विचार से करता है। क्या करता है कि किसी ग्रैंड नैरेटिव ऐसे दर्शन की जरूरत नहीं है जो हर चीज का विश्लेषण कर सके। जैसे मार्क्सवाद तो हर चीज का विश्लेषण कर लेता है। जो सामूहिक संघर्ष की जगह अलग अलग अस्मिताओं के संघर्ष पे जोर देता है। नारीवाद पे बढ़ा चढ़ा के जोर देता है। जाति के सवाल को जो है वर्गीय सवाल से और भारत के अन्य सवालों से काट कर देखता है। और स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं सोचता बल्कि अवसरवादी ढंग से सोचता है। जैसे लिव इन को मान्यता देता है, विवाह पूर्व यौन संबंधों को मान्यता देता है। जबकि क्रांतिकारी आंदोलन ये समझता है कि विवाह पूर्व यौन संबंध और लिव इन स्त्री के शोषण के कारण है। हम लोग प्रेम के विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ तो डिसिप्लिन होगा। आपने जब सीमा आजाद और विश्वविजय की बात कहा तो मुझे याद आया कि सीमा आजाद और विश्वविजय से मैं कभी मिला नहीं। उसने मुझ पर एक नोटिस भेज दिया है 50 लाख रुपये का। खैर उसका जवाब देंगे अलग तरीके से हम, और उसे हम महत्व देते भी नहीं है। तुमको जेल भेजना तुम जेल भेज देना मुझे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब उसके ही एक सहयोगी मुझसे डिबेट कर रहे थे फेसबुक, क्योंकि फेसबुक पर ही लिखते हैं जो कुछ करते हैं, तो फेसबुक पर वो कमेंट कर रहे थे। वो बताते हैं कि भाई दो वयस्क, मैंने आप निजी स्पेस से क्यों झांक रहे हैं। मैंने पूछा निजी स्पेस क्या होता है, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, सब मैंने बताया उसको विस्तार करके। निजी स्पेस का मतलब हुआ कि दो युवा स्त्री पुरुष अपने निजी पलों में क्या करते हैं, उससे आपको क्या मतलब, उससे पार्टी को क्या मतलब है, उससे किसी मैंने संगठन वाले को क्या मतलब है। तो आप उसमें ताक करने की जरूरत क्या आपको है निजी स्पेस उसका निजी मसला यही है उसका। यही है। इसको आप किस तरह देखते हैं। हाँ, ये जो अमेरिकन स्वतंत्र लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, साम्राज्यवादी लिबर्टी है वो बहुत प्रभावी हो गया है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ साथ। मतलब बाप और बेटे का क्या मतलब है, माँ बेटे का क्या मतलब है, भाई बहन का क्या मतलब है, गुरु और शिष्य में क्या मतलब, सब स्वतंत्र है। शिष्य गुरु से स्वतंत्र है, बाप बेटे से स्वतंत्र है, पति पत्नी से स्वतंत्र है, प्रेमी प्रेमिका सब स्वतंत्र है। ऐसे समाज नहीं चलता है। आप हम समाजवाद की बात करते हैं, व्यक्ति भी समाज के प्रति उत्तरदायी होगा। मार्क्स तो यहाँ तक कहते हैं कि तलाक लेने के अधिकार को भी मार्क्स कहते हैं कि तलाक को भी स्त्री पुरुष के विवेक की इच्छा पे नहीं छोड़ा जा सकता। यदि क्योंकि विवाह एक सामाजिक संस्था है, यदि आपने विवाह कर लिया या किसी रिलेशनशिप में गए तो समाज के प्रति आपको उत्तरदायी होना पड़ेगा। आप तलाक लेना चाहते हैं तो लोगों को यह हक है पूछने का कि आप क्यों ले रहे हैं। लोगों को यह हक है कि आप दोनों को बैठा के कोशिश करें कि आपका रिश्ता फिर से सुधर जाए। ताक झाक की बात नहीं है, हम लोग ताक झाक नहीं करते, लेकिन हमारा समाज अनइक्वल डेवलपमेंट है ना। पुरुष ऊपर है, स्त्री दबी हुई है। हम आपको बता रहे हैं सीमान दो बउआ का एक उदाहरण देते हुए, एक लेख उन्होंने लिखा बस 1 मिनट में। तो उसमें ये दो पति पत्नी थे, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोग पूरी तरह से आजाद हैं। ठीक है, तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है करें। ठीक। तो पत्नी जो है अपने दोस्त के साथ संबंध बनाती है। तो दोस्त के जब वो संबंध बनाती है तो आती है और अपने पति को बताती है, क्योंकि दोनों के बीच में रहता है स्वतंत्रता का कि आज तो मैं उसके साथ सोई थी। तो इसको बुरा लगता है अंदर अंदर, लेकिन चूंकि सिद्धांत इसका ये था कि नहीं, हम दोनों की आजादी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन सीमांत बउआ कहती हैं कि इसमें अंततः नुकसान स्त्री का हो रहा है। कैसे हो रहा है? उस जिसके साथ रह रही है वो पति क्या सोच रहा है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है, और जिसके साथ सोई थी उसके मन में भी इसकी कोई अच्छी इमेज नहीं बन रही है। उसके मन में क्या बन रही है कि जब ये अपने प्रेमी या पति का नहीं है और उसके रहते हुए मेरे साथ रिलेशनशिप बना रही है, तो इसकी क्या चरित्र है। तो दोनों पुरुष जो है इसके खिलाफ कोई पॉजिटिव सोच नहीं बनाते। यदि तुमको सच में प्रेम है, जिस दोस्त के साथ सोई थी यदि उसके साथ प्रेम होता, तुम अपने पति से तलाक ले लेती।
तलाक लेके फिर तुम रहो, शादी करो, रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन ये चीटिंग है ना। तो ये जो ताक झाक की बात नहीं है, ये एक एजुकेशन की बात है। जिस सवाल को निजी स्पेस कहा करके ये सीमा आजाद और विश्व जैसे लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं, या फिर लिव इन को जायज बता रहे हैं, या फिर अवैध संबंध को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, इस संबंध में कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में एक स्पष्ट समझदारी है। वो लिखते हैं, पूंजीपति अपनी पत्नी को उत्पादन के औजार के सिवा कुछ नहीं समझता। उसने सुन रखा है कि कम्युनिस्ट समाज में उत्पादन के औजारों का सामूहिक रूप से उपभोग होगा, इसीलिए संभवतः वह इसके अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाता कि उस समाज में सभी चीजों की तरह औरतें भी सर्वो भविष्य के उपयोग के लिए हो जाएगी। वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि दरअसल मकसद यह है कि औरतों की उत्पादन के औजार जैसी स्थिति को खत्म कर दिया जाए। कुछ भी हो, स्त्रियों की सर्वोपभोग्यता के खिलाफ पूंजीपतियों के सदाचारी आक्रोश से अधिक हास्यास्पद दूसरी और कोई चीज नहीं है। वे यह समझने का बहाना तैयार करते हैं कि कम्युनिज्म के अंतर्गत स्त्रियों की सर्वोपभोग्यता खुल्लम खुल्ला और सरकारी तौर पर स्थापित की जाएगी। यही सीमा आजाद विश्वविद्यालय प्रचारित कर रहे हैं, जिसको कि कार्ल मार्क्स स्पष्ट लिख रहे हैं। कम्युनिस्टों को स्त्रियों की सर्वोपभोग्यता स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है। हमारे पूंजीपतियों को मजदूरों की बहू बेटियों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने से संतोष नहीं होता, बेश्याओं से भी उनका मन नहीं भरता, इसलिए एक दूसरे की बीवियों पर हाथ साफ करने में उन्हें विशेष आनंद आता है। पूंजीवादी विवाह वास्तव में पत्नियों की साझेदारी का ही एक व्यवस्था है, इसीलिए कम्युनिस्टों के खिलाफ अधिक से अधिक यही आरोप लगाया जा सकता है कि वे स्त्रियों की सर्वोपभोग्यता की मौजूदा ढोंग पूर्व गुप्त प्रथा को खुला कानूनी रूप देना चाहते हैं। कुछ भी हो, बात अपने आप साफ है। उत्पादन की वर्तमान व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी, तब स्त्रियों की उस व्यवस्था से उत्पन्न सर्वोपभोग्यता का, यानी बाजारू और खानगी दोनों प्रकार की वेश्यावृत्ति का अनिवार्यता अंत हो जाएगा। मार्क्स साफ कहते हैं। इसी बात को लेनिन बताते हैं क्लारा जेटकिन के साथ बातचीत के दरमियान, कि एक गिलास पानी पीने के सिद्धांत के बारे में बताते हैं वो, और वो बताते हैं कि क्या कोई भी सभ्य आदमी या समझदार व्यक्ति नाली में लेट के पानी पीना पसंद करेगा। मैंने उसको पढ़ा था और उसमें उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि इस तरीके की चीजें जो लोग सोचते हैं और वो ये बोलते हैं कि लेनिन सठिया गए हैं, लेनिन बुढ़ा हो गए हैं, तो लेनिन इसको भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक दो व्यक्ति के मसले नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दो व्यक्ति के बीच एक तीसरे का जन्म होता है। इसीलिए सीमा आजाद विश्वविद्यालय जिस नग्नता की बात करते हैं, जिस फ्री सेक्स की बात करते हैं, जिस निजी स्पेस की बात करते हैं, वह न केवल गैर मार्क्सवादी है, बल्कि वह गैर सामाजिक और पूंजीपतियों के हित की बात करते हैं। यह मसला एक यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बहरहाल हम दूसरी जगह आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अन्य सवालों के बारे में। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि अभी मौजूदा दौर में भारत की जो सरकार है, सत्ता है, जो 14 में सरकार बनाई है फांसीवाद का, और इन्होंने जैसा कि कहा था 31 मार्च 26 तक माओवादियों को समाप्त कर देंगे, तो माओवादियों को लगभग बहुत बड़े हिस्से को, द्वितीय पीढ़ी को समाप्त कर दिया मिसिर मिश्रा की अरेस्टिंग के बाद। मेरा सवाल है, आज लड़ने की जरूरत है आपको फासिस्ट मोदी सरकार से, जिसे छात्र युवा लड़ रहे हैं। सीमा आजाद विश्वविद्यालय इतना महत्वपूर्ण क्यों है जिसके खिलाफ आप संघर्ष छेड़ रहे हैं, और उसके मैगजीन जो निकाला करती थी, वो क्या नाम था मुझे याद भी नहीं आ रहा है, दस्तक, उसको झटकाया जा रहा है, लोग जला रहे हैं उसको, मजदूर जला रहे हैं, किसान जला रहे हैं उसके। और कुछ मजदूर संगठन कहा कि सीमा आजाद की मेरे इलाके में
अगर आते हैं तो उसका हम विरोध करेंगे। क्या मसला है? ये सीमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और विश्वविजय रोहित जी, बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे सीमा विश्व का समर्थन कर रहे हैं, लाइक वगैरह कर रहे बहुत हैं से और ये लोग कर मैंने रहे नहीं हैं। देखा, मैंने कुछ लोगों को देखा। हाँ, कुछ ही लोग। तो उनका बहुत लोग मतलब दृष्टिकोण कितने क्या है कि उनका कहना है कि आज जरूरत फांसीवाद से लड़ने की, मोदी अमित शाह से लड़ने की, और आप जो है इनके क्यों उखाड़ना चाहते हैं? देखिए, लेनिन ने लिखा, क्या करें पुस्तक में, कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बगैर कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता। और कम्युनिस्ट हमेशा सिद्धांतहीन समझौते के, सिद्धांतहीन एकता के खिलाफ रहता है। हमारी एकता जो होगी वो सिद्धांतों पे आधारित होगी। हमारा जो संगठन होगा उसमें विचारों की एकता होगी। भले वो विचारों की एकता वैचारिक संघर्ष से ही बनेगी, टू लाइन स्ट्रगल से, लेकिन विचारों की एकता और कार्रवाई की एकता, मतलब निर्णय लेने से पहले खूब बहस, लेकिन निर्णय होने के बाद केंद्रीयता, कि उसको फिर लागू करना है और नेतृत्वकारी साथियों की बात को लागू करना है। निर्णय लेने से पहले आप जो बहस करना है कह लीजिए, लेकिन फिर जो बहुमत से तय हो गया उसको लागू करना है। तो फांसीवाद के खिलाफ आप कैसे संघर्ष करिएगा? यदि फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाली जो जन सर्वहारा की किसानों का जो अगुआ दस्ता है कम्युनिस्ट पार्टी, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही बुर्जुआ और साम्राज्यवादी विचार मौजूद हो तो पार्टी तो बिखर जाएगी ना। या फिर वही होगा कि वो डेंग जियोपिंग की तरह, क्रुश्चेव की तरह फिर से जो हमारी उपलब्धियां होंगी उसको खा के पूंजीवाद की तरफ देश को ले जाएगा। तो हमको लेनिन ने कहा कि लेनिन एक मॉडल दिया बोल्शेविक पार्टी का, एक एकीकृत जनवादी केंद्रीयता पर आधारित, वैचारिक एकता पर आधारित, एक्शन की एकता पर आधारित ऐसी पार्टी। लेनिन ने कहा कि 100 प्रतिबद्ध लोग भले ही पार्टी के सदस्य न बन पाए, लेकिन एक कम प्रतिबद्ध व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात कहा लेनिन ने कहा। लेनिन ने कहा भले 100 लोग छूट जाए, अच्छे लोग, लेकिन एक खराब आदमी पार्टी का सदस्य नहीं बनना चाहिए। तो ये बोल्शेविक पार्टी, यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं, यहाँ गुणवत्ता की बात है। तो अवसरवाद, विघटनवाद और संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष के बिना आप ऐसी बोल्शेविक पार्टी नहीं बना सकते। आज जो है तमाम सिद्धांतहीन एकता चल रहा है, माले के अंदर चल रहा है, कविता कृष्णन को ये लोग ढोते रहे, राहुल गांधी के पीछे जा रहे हैं, सब संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियां पिछलगू बनी हुई हैं राहुल की, अखिलेश की। हम भी अगर वही करेंगे और अपने इंटरनल स्ट्रगल को हम नहीं चलाएंगे और इनके संशोधनवाद से, अवसरवाद से समझौता कर लेंगे तो हम तो विनष्ट, नाम बना रहेगा मार्क्सवाद का खोल, लेकिन पार्टी नष्ट हो जाएगी, क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो जाएगा, जैसा कि वेणुगोपाल और इन लोगों ने किया। अगर ये लोग समय पे चिन्हित करके निकाले गए होते तो शायद आंदोलन की इतनी क्षति नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही होगी, ऐसा नहीं हो पाया। तो इसलिए जो बात आ रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है फासियम से, हम सभी फासियम से लड़ने की हमारी तैयारी है, पहले अपने हथियार तो आप दुरुस्त करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिना विचारिक एकता हुए, बिना अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद को हराए क्रांति एकता नहीं हो सकती है? नहीं हो, न एकता हो सकती, न क्रांति आगे बढ़ सकती। वो मतलब बिना उस, हम फांसीवाद से, पार्टी क्या होती है? पार्टी सर्वहारा का सबसे धारदार हथियार है, आर्म। पार्टी एक हथियार है, आर्म है, दस्ता बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, अगुआ दस्ता बोलते हैं, लेकिन एक हथियार, सबसे अग्रणी हथियार पार्टी का है अगुआ दस्ता। अगर अगुआ दस्ता ही सिद्धांतहीन एकता करेगा तो कहां पहुंचेगा? अवसरवाद के दलदल में डूब के खत्म हो गया। जैसे अवसरवाद की वजह से हमारे देश का क्रांतिकारी आंदोलन पीछे गया, जैसे दुनिया भर में अवसरवाद और संशोधनवाद, विघटनवाद की वजह से रूस चीन खत्म हो गया, वही हाल होगा। या तो अभी क्रांति भी नहीं हुई है। इसलिए बात फांसीवाद से तो हम लड़ ही रहे हैं, और मजबूती से लड़ने के लिए पहले हम अपने को रीऑर्गेनाइज और सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा। हाँ, एक सवाल आपका और था उसमें, दस्तक को जलाने का जो सवाल था। तो देखिए, दस्तक को जलाना आमतौर पे मानते हैं लोग कि किताबों को नहीं जलाना चाहिए, वैचारिक संघर्ष, विचार का जवाब विचार से दीजिए, तो विचार का जवाब तो विचार से दिया जा रहा है। लेकिन नक्सलवाड़ी के दौर में भी बहुत सी किताबें जलाई गई, बहुत से मूर्तियां, जो रिएक्शनरी लोग थे उनके, कलकत्ता में उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, और दुनिया भर में ये हुआ है ना।
तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मनुस्मृति हाँ, लाया था, तो मनुस्मृति लाया था। अब कोई कहेगा कि मनुस्मृति की तुलना दस्तक से न कीजिए, लेकिन नहीं, दस्तक का यदि आप अवसरवाद, संशोधनवाद, विघटनवाद का प्रचार कर रहे हैं, आप जो है क्रांतिकारी लाइन की आंदोलन से अलग लाइन ले रहे हैं, आप वोट, क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं कि वोट से कुछ नहीं होगा, वोट का बैकाट करो, और आप अपील कर रहे हैं कि वोट वोट दो। क्रांतिकारी आंदोलन के गद्दारों को आप, कोवाड जैसे लोगों को आप अपने मैगजीन में छाप रहे हैं। आप जो है लिविन और क्वीर थियरी को आप उसमें छाप रहे हैं, तो फिर वो दस्तक किस काम की है? तो वो प्रतीकात्मक तौर पे जलाया गया है, ऐसा नहीं है कि दस्तक तो निकलेगी, हम उनको रोकने थोड़ी जा रहे हैं कि आप मत निकालिए, लेकिन ये मैसेज देना है मजदूरों को, किसानों को, जनपद लोगों को कि दस्तक जो है क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर विघटनवाद को बढ़ावा दे रही है, इसलिए इसका बहिष्कार करो। और ये संशोधनवाद, अवसरवाद, ये गद्दार हैं, गद्दार बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे लड़ना हमारी प्रायोरिटी। बाकी बाहर में बहुत सी मैगजीन्स निकल रही है, दस्तक से भी खराब मैगजीन्स निकल रही है, हम उनको जलाने नहीं अभी जा रहे हैं। हमारा चूंकि संघर्ष अभी आंतरिक है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि दस्तक की जो प्रतिष्ठा थी, एक क्रांतिकारी आंदोलन का छवि लिए हुए जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा के आड़ में वो अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद को प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए जला रहे हैं उसको आप? नहीं, प्रतिष्ठा की बात नहीं है, दस्तक की कितनी प्रतिष्ठा थी और कोई चीज मैं नहीं मानता कि मैं दस्तक की बात नहीं कर रहा, क्रांतिकारी आंदोलन की मैं नहीं प्रतिष्ठा मानता थी, कि कोई उसका मैगजीन या कोई व्यक्ति एक दिन में भ्रष्ट हो जाता है। वेणुगोपाल भी 40 साल से आंदोलन में थे, तो उनका योगदान भी रहा होगा, लेकिन सब कुछ किया धरा नष्ट कर दिए वो, उनको तो गद्दार के रूप में ही जाना जाएगा। दस्तक का जो हम लोगों का मेन मसला ये है कि दस्तक चूंकि रिएक्शनरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने लगी, आंदोलन को कमजोर कर रही है, संशोधनवाद, विघटनवाद और लाइन के खिलाफ जा रही है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि जनता को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे समर्थकों को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसकी बैकआउट करने की जरूरत है, और प्रतीकात्मक तौर पे हमने उसको एक मैसेज देने के लिए जलाया। आपने जब इस प्रतीकात्मक बात कहा तो मुझे याद आया 2004 में, सॉरी 2024 में 3 जनवरी को सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी ने दो लोगों को पार्टी से बाहर निकाला था आरोप लगाते हुए। इसमें पहला थे अर्जुन प्रसाद सिंह, दूसरा थे आपको दर्शन पाल। और दोनों का चूंकि भाषा जो लेटर लिखा गया था वो शायद अंग्रेजी में था। जब मैंने उस पत्र को लगभग 7-8 महीने के बाद मेरी नजर पड़ी, तो मैंने उसको अपने चैनल पर पब्लिश किया, आप देख सकते हो उस चैनल पर जाकर के। इसके बाद अर्जुन प्रसाद सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुझे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, लिंक से। मुझे कोई बात नहीं हुई। जब मैंने उनसे पूछा भी कि भाई ये पत्र आया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि हम तो 2012 से ही सीपीआई माओवादी को छोड़ चुके हैं। तो 12 से 24 तक, मतलब 12 साल तक सीपीआई माओवादी उनको ढोई। इसके बाद मुझे दूसरे लोगों ने बताया कि भाई जब वो उसको निकालने की जरूरत क्या था, टका छिपा था, रखा रहा था, एक्सपोज क्यों कर दिया उन्होंने? जब अभी डेट ठीक से याद नहीं है, लेकिन सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी ने सीमा आजाद विश्वविजय को पार्टी से निकालते हुए 6 पन्ने का पत्र जारी किया, जिसको कि बस्तर टॉकीज के हमारे मित्र विकास के बारे में भी प्रकाशित किया। हमने भी, हालांकि हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी भगत सिंह मोर्चा की तरफ से जो आया था मैंने उसको पब्लिश किया था। सीमा आजाद ने नोटिस भेजा। नोटिस में जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताया कि आप अविलंब उस कंटेंट को हटाइए, मैंने जो सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी का जो प्रेस बयान है उसको हटाइए। मेरा कहना आपसे है कि क्या ऐसे लोग जो विघटनवाद, अवसरवाद, शोषणवाद की खाल मैंने हैं, वह माओवादी आंदोलन की प्रतिष्ठा के आड़ में वसूली गैंग चलाते हैं, या फिर इसके प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर निजी हित में, निजी उपभोग में करते हैं, और उनको लगता है कि अगर किसी ने जान लिया कि हम सीपीआई माओवादी के मेंबर नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। क्या ये डर की वजह से उन्होंने हम पत्रकारों पर उन्होंने मुकदमा किया, क्या नोटिस भेजा कि ये उसकी बदनामी हो रही है? क्या लगता है?
मुझे भी नहीं समझ में आता कि उनको उनकी मानहानि इस बात से हो रही है कि वो माओवादी कहे जा रहे हैं इसलिए उनकी मानहानि हो रही है, या गद्दार कहे जा रहे हैं इसलिए उनकी मानहानि हो रही है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो ये जरा मानना है कि माओवादी होने पे उनको मानहानि महसूस हो रहा है या गद्दार होने पे। दरअसल वो उनका जो है एक ही बहुत ही षड्यंत्रकारी और बहुत ही अ, अ, कायरतापूर्ण कार्रवाई है कि पत्रकारों को नोटिस भेज रहे हैं। 50 लाख रुपया उनको चाहिए। पत्रकार का काम है अपनी बात को रखना। नहीं, और मैं यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपको। अभी अभी कुछ दिन पहले, मतलब मुझे लगता है कि एक डेढ़ महीना पहले, गया में 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। और अरेस्ट इसलिए किया था कि उन्होंने जो है कहीं पर पोस्टर भेजा, चिट्ठी भेजा था किसी व्यवसायी या किसी घराने को कि हमें इतना लाख रुपया दो, पार्टी के नाम पर भेजा। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये पार्टी यहाँ है ही नहीं तो तुम वसूली किस लिए कर रहे हो? तो क्या ये नहीं लग रहा है कि मैंने माओवादी के आड़ में ये लोग वसूली कर रहे थे, और जब भेद खुल गया, लोगों को मालूम हो गया, जब साकी एनसीसी कमेटी ने कहा कि ये लोग अवसरवादी हैं, मैं पार्टी से निकाल रहा हूँ, इसकी वसूली करने की पावर घट गया। वो आवरण जो ओढ़े हुए था वो आवरण उतर गया। नहीं लगता है ऐसा? नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे दूसरे ढंग से सोचता हूँ साथी। हम्म, और मतलब मैं ये नहीं मानता कि उन लोगों ने जैसे कई लोग कह रहे हैं कि पत्रिका बेच के बहुत पैसा कमाया, बहुत सुविधापूर्ण जीवन जिया। तो ये वो सही नहीं है। और हाँ, जहां तक नोटिस भेजने का सवाल है और 50 लाख का, हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि वो सोच रहे हैं कि इस मौके का लाभ उठा के 1-2 करोड़ कमा लें। हालांकि ये सब संभव नहीं है। मेन बेसिकली उनका ये है डराने का। और वो क्या कर रहे हैं कि जो सवाल उठ रहे हैं उनके ऊपर, कभी भी एक भी सवाल का उन्होंने जवाब दिया? बिल्कुल नहीं दिया। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हम्म, तुम सवाल का जवाब दो। तुम कहो कि नहीं, ये सवाल हवा में हवाबाजी केवल कर रहे हैं। एक भी आरोपों का उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये जो आरोप लगाए हैं ये गलत है। बल्कि हुआ ये कि इनके साथ एक लंबी प्रक्रिया चली और पूरा जनवादी केंद्रीयता के तहत जो मौके मिलने चाहिए संघर्ष का, आप असहमत हो सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से, उसकी लाइन से डिबेट चलाइए, चर्चा चलाइए, लेकिन ढांचे के अंतर्गत चलाएंगे ना, कि कहीं जाके बोलने लगेंगे। और आप अपनी सहमति के साथ भी बहुमत और ऊपरी कमेटी की बात को लागू करिए, काम करिए। नहीं हो पा रहा है, मत करिए, बोल दिए कि हमसे संभव नहीं है। लेकिन इस तरह का गलत लाइन लेना, यहाँ वहां बोलने लगना, विघटन करने की कोशिश करना, कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करना, उनको खुले और कानूनी काम की तरफ ले जाने की बात करना, करियरिज्म को बढ़ावा देना, ये सारा काम करने की वजह से उनको गद्दार कहा जा रहा है, क्योंकि वो सरवारा वर्ग के हितों, सरवारा वर्ग की पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब ये नोटिस दे के सबको चुप कराना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि एक कोशिश ये भी होगी कि देखो हम तुम सबको इलाहाबाद कोर्ट में खींच के ले आएंगे, किराया बड़ा लगा के आओगे, दौड़ाएंगे। तो हम समझते हैं कि ये उनकी मानसिकता होगी। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, उल्टा दौरान और वसूली की जो बात मेरा एक सवाल है यहाँ पे, वसूली की बात पे जब आए थे, मुझे मालूम हुआ है, मुझे किसी सूत्र ने बताया, सीमा आजाद विश्वविजय सीपीआई माओवादी से करोड़ों रुपया कचमा लगाया है और वसूल करके अपना महल सेट वगैरह सेट किए हैं या कुछ किए हैं। ये तथ्य कितना लगता है सही आपको? आप तो मिले हैं उनसे। नहीं, ये तथ्य बिल्कुल फर्जी है। फर्जी? क्योंकि एक तो हमको नहीं लगता कि जिस पार्टी की बात हो रही है वो उसके पास इतना पैसा है। वो संघर्ष में है, वो नमक रोटी खा के वो जनता के लिए संघर्ष कर रही है, कुर्बानियां दे रही है। तो उसके पास भी इतना पैसा नहीं है कि ये लोग उस तरह से लूट सके। हाँ, अ, अभी जो ये कर रहे हैं पैसा बनाने का, तो वो एक तो डराने के लिए कर रहे हैं, चुप कराने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सवालों का जवाब तो दे नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, फंस जाएंगे। और हो सकता है उनके मन में हो कि चलो अगर 1-2 मुर्गे फंस गए तो कुछ पैसा भी मिल जाएगा। एक सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से इन्होंने कोर्ट कानून का इस्तेमाल किया, सीपीआई माओवादी एनसीसी कमेटी बताती है कि ये हमारा मेंबर था, स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी थे यहाँ के, यूपी के। अब इन्होंने जिस तरह से कानून और पुलिस का सहारा लेकर के पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं, या फिर
क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता मुझे आज मुझे एक नोटिस मुझे भेजा गया एक मजदूर संगठन की तरफ से। उसमें कई लोगों पर उन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए हैं। क्या नहीं लग रहा है कि सीमा आजाद विश्वविजय इस सरकार, फासिस्ट सरकार के हाथों में खेल रहे हैं और उसका एक हथियार इस रूप में इस्तेमाल होकर क्रांतिकारी आंदोलन को, साथियोों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, अभी तो ये स्पष्ट हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक कई लोगों को नोटिस भेजा और जिस तरह से उन्होंने एनसीसी को अपराधियों का गिरोह बताया, अभी जस्ट जो नोटिस आया है वो बहुत ही एकदम रिएक्शनरी और ढूंढ दक्षिणपंथी। उसे लग रहा है कि वो जो है स्टेट एजेंट की, जाने अनजाने वो स्टेट एजेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं। जो चीज स्टेट नहीं कर रही है, सीपीआई माओवादी की आप इसको कोर्ट में खींच रहे हैं। कोर्ट में क्या होगा? तो इन सारी चीजों पे बात होगी। तो आप जो है एक प्रकार से जवाब न देकर सवालों का और दूसरा प्लान करके आप स्टेट एजेंट के रोल में आ गए हैं और सबको कोर्ट में खींच के सारी चीजों को ओपन करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं कि एनसीसी से जुड़े हुए, लिखी है कि एनसीसी से जुड़े हुए लोग हैं, एनसीसी एक आपराधिक संगठन है। तो इस तरह से क्या है, कौन एनसीसी से जुड़ा है? ये बात एनसीसी से जुड़ने न जुड़ने की नहीं है। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं और आप उसको कहीं और खींच के ले जा रहे हैं ताकि स्टेट को दमन का मौका मिले। लेकिन ठीक है, हमारा जो फर्ज है कि हम मजदूर के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, इस देश के 80-90% आबादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम कोई स्मगलर नहीं है, हम कोई चोर नहीं है, हम कोई डकैत नहीं है। हमारी एक राजनीतिक लड़ाई, नहीं तो हम लोग भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्या जरूरत है? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, तमाम चीजों को समझने के बाद मुझे एक चीज समझ में आता है और मैंने कई चीजों को देखा, के लोगों से मैंने बात किया और मैं पिछले दफा सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रभात कुमार से ही मैंने इस सवाल किया था। उन्होंने भी हालांकि इनकार कर गए वो, लेकिन आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और चीजों को दूर तक देख पाते हैं। मुझे आप बताइए, जिस तरीके से सीपीआई माओवादी के टीवी मेंबर, मतलब वेणुगोपाल राव, रूपेश, बलराज, दर्शन पाल, अर्जुन प्रसाद सिंह, सीमा आजाद, विश्वविजय, तमाम लोग सीपीआई माओवादी के अंदर थे। कोई इनकार करे, कोई एक्सेप्ट करे, वो बात का दरगर है, लेकिन सीपीआई माओवादी का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से वो हैं। तो 2004 ईस्वी में जब सीपीआई माओवादी का मर्जर हुआ था और गठन हुआ था, क्या आपको लगता है कि उस गठन के दरमियान कुछ बुरे लोग भी सीपीआई माओवादी पार्टी में घुस गए थे उस गठन की प्रक्रिया में और वहां से शक्ति प्राप्त करके पूरी पार्टी को तोड़ने का जो प्रोसेस चल रहा था, वो प्रोसेस चलता हुआ आज 26 तक में पार्टी को नष्ट करने की कोशिश किया है? इसको किस पे देखते पाते हैं आप? देखिए, मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि उसमें गलत लोग घुस गए या गलत पार्टियों का एकता बनी। ये कहना ऐसा नहीं है। हम तो समझते हैं, एक राजनीतिक विद्या शास्त्र के स्टूडेंट भी हम रहे हैं, पीजी किया है, हमारी नजर रहती है। तो जो मर्जर हुआ उसमें अलग अलग पार्टियों के कुछ लोग गद्दार हो सकते हैं, कुछ लोग अवसरवादी संशोधनवादी प्रवृत्तियों के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे सारी पार्टियां करप्ट थी और उनको ले लिया गया। सारी पार्टी नहीं, मैंने कहा कुछ लोग, हाँ, किस पार्टी के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे 10 साल बाद, 15 साल बाद बलराज के रूप में और वेणुगोपाल के रूप में सामने आया। लेकिन इस पे तो उस पार्टी के लोग ज्यादा बता पाएंगे। हाँ, मैं उससे बात कर लूंगा, उन पार्टी के लोगों से बात होगी तो वो लोग ज्यादा बता पाएंगे।